हाँ जी बच्चों, आज हम लोगों को करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो आप लिखिएगा मेरे साथ में AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। कृपया शांत हो जाएं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, देखिएगा इन्वेंट्रीज क्या होती हैं। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक, और ये स्टॉक दो तरह के लोगों के पास में होता है। एक तो होते हैं हमारे मैन्युफैक्चरर और दूसरे होते हैं हमारे ट्रेडर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, दो किस्म के लोगों के पास में स्टॉक होता है। अब जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है? वो तो स्टॉक खरीदता है और बेचता है। ठीक है जी, तो इसके पास में क्या होती है? इसके पास तो केवल फिनिश्ड गुड्स होती हैं। इसके पास सिर्फ फिनिश्ड गुड्स होती हैं। ये अपनी तरफ से थोड़ी ना कुछ बनाता है। लेकिन जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है उसके पास में तीन तरह के स्टॉक होते हैं जो कि देखे जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? एक तो रॉ मटेरियल, ये परचेज करके लेके आता है। और एक फिनिश गुड्स जो ये बना करके तैयार करता है। और कभी कभी है ना, इसका काम साल के दौरान आधा पूरा और आधा आधा या फिर कुछ भी पार्शियल कंप्लीट होता है और पार्शियल इनकम्प्लीट होता है, तो हम उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उसका भी स्टॉक होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा जीन्स मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है, तो मैं ना जीन्स का कपड़ा लेके आता हूँ, दैट इज माय रॉ मटेरियल। और जीन्स बना लेता हूँ उससे, जीन्स की पैंट बना लेता हूँ उससे, तो वो मेरी फिनिश गुड्स है। लेकिन कभी कभी 31 मार्च को मेरे पास ऐसा स्टॉक भी होता है जो कि फुल्ली फर्निश्ड, फुल्ली फिनिश्ड नहीं होता, तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं कि उसके ऊपर अभी काम होना बाकी है। ठीक है ना? अच्छा जी, तो ये इस तरीके के स्टॉक हमारे पास में होते हैं। अब ना एक और तरीके का भी स्टॉक होता है, लेकिन उसको भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि हमारे पास एक और तरीके का स्टॉक होता है, उसको हम कहते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्पेयर पार्ट, ये भी हमारा एक तरीके का स्टॉक होता है। जो लोग इन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको ल्यूब्रिकेंट ऑयल रखना पड़ सकता है अपनी मशीनरीज के लिए। उनको ऑयलिंग लिवेंजिंग करने के लिए कुछ ग्रीस वगैरह रखना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब चीजें स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स में आती हैं। आप प्रिंटिंग का काम करते हैं, आपको एक्स्ट्रा कार्टेज रखना पड़ सकता है। कार्टेज मतलब जो इंक वगैरह होती है या पाउडर होता है, जिससे कि मतलब स्टॉक में रखना पड़ सकता है। आप ऑफिस में काम करते हैं, बल्क में आपको स्टेशनरी रखनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से ये स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब ये है ना, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये स्टोर और स्पेयर पार्ट्स AS10 की कंडीशंस पूरी कर देते हैं। AS10 किससे रिलेटेड है? PPE से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अगर ये AS10 की कंडीशंस को पूरी कर देते हैं तो वो AS10 में कवर होते हैं। ठीक है जी, और अगर वो कंडीशंस पूरी नहीं करते तो वो कहां पे आ जाते हैं? अदर्स में, AS2 के अंदर आ जाते हैं। बात समझ में आया कि हमारे पास में क्या है? AS10 की कंडीशंस हैं। AS10 की कंडीशंस हैं। अगर उसने AS10 की कंडीशन पूरी कर दी तो वो कहां आ जाएगा? सर PPE की डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके ऊपर AS10 लगेगा।
अगर कंडीशन पूरी करता है। अगर कंडीशन पूरी नहीं की तो इसका कौन है दुनिया में, AS2 है। ठीक है जी, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं करता है तो। ठीक है सर, चलो वो कंडीशन क्या है वो हम AS10 में ही देखेंगे, अभी हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी, अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करनी है हमने। हमने क्या करना है सर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना है। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 यही है। तो देखिएगा हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सर कि हमें वैल्यूएशन किस वैल्यू पे करना है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं कि हमारा AS2 का पैरा नंबर 5, यहाँ पे सेक्शन नहीं होते, पैराज होते हैं। ठीक है जी, तो पैरा नंबर 5 क्या बोलता है, पैरा को हमेशा कैपिटल में लिखना पड़ता है। पैरा नंबर 5 क्या कहता है, कहता है जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होती है वो होती है एट मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो आप इस चीज को लिखिएगा मेरे साथ, ऑल दो वी ऑल नो, लेकिन फिर भी हम इसको लिखेंगे अपने पास में। तो मैंने यहां पे क्या लिखा कि इन्वेंट्रीज शुड बी lower of should be valued at lower of following two, that is cost or net realizable value। ठीक है जी, लोअर ऑफ फॉलोइंग टू। ठीक है जी, ओके, तो ये चीज हम याद रखेंगे। अच्छा जी, अब हमारे को नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो क्या है, सेल वैल्यू है जितने पे बिकेगा, लेकिन हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ये हमें देखना पड़ेगा। हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ये हमें सीखना पड़ेगा जी बाबूजी। बात समझ में आई? तो हम नेक्स्ट लिख देंगे अपने पास में कि हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो सर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लिख करके हमने क्या करना है, 3 एरो निकाल देने हैं। अच्छा सर, तो हमने इस तरीके से इसके 3 एरो निकाले। और सबसे पहले में हमने लिखा कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या हुआ कि जितने पे हमने इसको परचेज किया था, खरीदा था, दैट इज माय कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। दूसरा है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, यानी कि हमने इसे रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने में जो काम किया, दैट इज अवर कन्वर्टेड कन्वर्जन कॉस्ट। और तीसरा क्या है हमारे पास में, अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट इनकर्ड, पहले लिखिए, इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री to their present location।
एंड कंडीशन। ठीक है जी। मतलब अगर आपको कोई ऐसी कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ी है जो कि इसको इसकी प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में पहुंचाने के लिए जरूरी थी, तो वो कॉस्ट भी इसके अंदर जोड़ी जाएगी। ठीक है जी। ओके। जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बिना पैकिंग के बिक ही नहीं सकते, या फिर उसको कोई खास तरह की कोई चीज, क्या नाम है, चाहिए होती है, एक्सपेंस चाहिए होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, मान लो मेरे पास में, मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी है, अपने पास में कोई मैंने जीन्स एक अच्छे तरीके की मैन्युफैक्चर करके आपको दी, आपको दिखाई, आपने कहा सर इसको है ना आप रिप्ड जीन्स बना दो, वो जो कटी फटी होती है जो तुम लोग पहनते हो गंदी सी, भिखारियों जैसी। अच्छा तुम नहीं पहनते, चलो ठीक है। तो जो भी है वो ट्रेंड में है, वो फैशन का है, आपकी डिमांड है, तो तुम्हारी पर्सनल डिमांड के ऊपर मुझे यानी मैन्युफैक्चरर को अगर कोई खर्चा करना पड़े, तो वो कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। ऑल्दो जीन्स नॉर्मली बिक रही थी, लेकिन कस्टमर ने कुछ एक्स्ट्रा उसके ऊपर डिजाइन मांगा या कुछ ऐसी कलाकारी मांगी, तो वो मुझे अगर करके देनी पड़ी और उसके बिना वो बिक ही नहीं सकती, तो वो इन कॉस्ट के अंदर आ जाती है। कोई शक? ठीक है जी। अच्छा जी। अब हमें कॉस्ट ऑफ परचेज तो मालूम है, दुनिया में हम पैदा ही हुए हैं कॉस्ट ऑफ परचेज के साथ में, है ना। हमें तो कन्वर्टेड कॉस्ट का मतलब बता दो सर आप, कि कन्वर्टेड कॉस्ट का मतलब क्या है। तो आओ सीखें जी, कि हमारे पास में, अच्छा कॉस्ट ऑफ परचेज को भी थोड़ा सा एलेबरेट किया जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हो सकता है कि शायद आप लोग उस चीज को ना हजम कर पाए, या फिर आपको पहले से ना मालूम हो। तो चलो मैं कहता हूं कि कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है। कॉस्ट ऑफ परचेज है, नंबर वन, मेरे पास में बेसिक परचेज प्राइस, बेसिक परचेज प्राइस, जिसपे कि मैंने इसको मिनिमम अमाउंट पे जो खरीदा है। अब इसके अंदर ऐड कर देता हूं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कौन से वाले? नॉन रिफंडेबल वाले। आओ इसका मकसद भी बता देता हूं, कि ऐसा यदि हम कर रहे हैं तो ऐसा करने का कारण क्या है। एक बात बताओ, मैंने एक चीज को खरीदा कितने का, 500 रुपए का, परचेज किया सेल करने के लिए। ठीक है जी। इसके ऊपर ये मेरी कॉस्ट थी, और मैंने जीएसटी पे किया, लेट से 50 रुपीज। तो ये कितने की कॉस्ट पड़ गई मेरे को? 550 की। आम आदमी के हिसाब से आम आदमी कहेगा 550 रुपए आपको कॉस्ट पड़ी। लेकिन क्योंकि आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं, आपको जीएसटी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट मालूम है, तो उसके अंदर आप जानते हैं कि जब ये अपने कस्टमर को बेचेगा, कितने पे सेल करेगा ये, मान लीजिए ये सेल करेगा 800 रुपए का, तो वो उससे जीएसटी कलेक्ट भी करेगा 80 रुपए। तो वो क्या करेगा, अब मान लीजिए ये इनवॉइस हो गया 880, तो वो क्या करेगा, सरकार को 80 में से 50 माइनस करके 30 रुपए और पे करेगा। मतलब 50 वो ऑलरेडी पे कर चुका था जीएसटी के परचेजेस पे, और सेल पे उसका कलेक्शन कितना है, 80 रुपए। तो 80 में से 50 का वो क्रेडिट लेगा, दैट इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, ये एक तरीके का रिफंड हो गया ना। yes, क्या हमारे को बेनिफिट मिल गया, तो हमारी कॉस्ट कितनी पड़ी, हमारी कॉस्ट तो 500 रुपए ही पड़ी ना। तो हम कहते हैं कि अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है ना, तो वही केवल ऐड होने हैं, रिफंडेबल वाले नहीं। रिफंडेबल का मतलब जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट तुम्हें मिल जाता है, ऐसे टैक्सेस को मत जोड़ देना इसमें। बात समझ में आई? मतलब मैंने क्या बोला, मैंने यहां पे ये बोला जीएसटी की बात तो मैं करूंगा नहीं, जीएसटी की बात तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि जीएसटी को यहाँ पे ऐड ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका रिफंड मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप लोगों ने टैक्स में सीखा होगा। लेकिन अगर कोई इस तरीके का टैक्स है जिसका कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है,
तो वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सच में हमें अपनी जेब से पे करना पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, उसको कॉस्ट में इंक्लूड करके, इसको हम कहते थे कैस्केडिंग इफेक्ट। और जब वैल्यू एडेड टैक्स से पहले की जो सिचुएशन थी वो यही थी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता रहता था। खैर मैं टैक्स का टीचर नहीं हूं, यहाँ पे मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाने के लिए आया हूं, तो मैं केवल उतनी ही बात करूं। नॉन रिफंडेबल का एग्जांपल आपका कुछ भी हो सकता है, ऐसे टैक्सेस जिसका कि जैसे कि आपका एक्साइज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ टैक्सेस लग गए जो कि रिफंडेबल नहीं है मान लो, तो वो इसके प्राइस को बढ़ा देंगे। ठीक है, अच्छा जी चलिए, अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब लाते हुए मुझे कुछ रिक्शा का किराया भी पे करना पड़ा है, और हम तो इंडियंस हैं, हमारा पड़ोसी अगर हमें पूछ लेता है कि एसी कितने का लेकर के आए हो, तो उसको जो लाने का किराया होता है वो भी हम उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं ताकि महंगा दिखे सामान। बस यही हमें इसी तरीके से याद रखना है कि इसको हम कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट से जुड़े हुए सारे के सारे खर्चे भी है ना, फ्रेट इनवर्ड वाले, वो भी इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि हमें वापस तो मिलने नहीं लगे कहीं से, तो वो भी इंक्लूड कर देंगे। अच्छा जी, फ्रेट के बाद में हम कोई एक्सपेंसेस हैं जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू, आप कुछ ऐसे एक्सपेंसेस कह सकते हो जिसके बिना कुछ ये काम चल ही नहीं सकता, ये मटेरियल हमारे घर तक आ ही नहीं सकता। फ्रेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मान लो कुछ लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस तुम्हें पे करने पड़ गए, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने पड़ गए, यानी कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हमने एसी खरीदा, और एसी का एक एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस मैं आपको कह सकता हूं कि आपने स्टेबलाइजर नहीं खरीदा इलेक्ट्रिसिटी का साथ में, तो कैसे चलाओगे। मुझे ये मत कह देना कि सर आजकल तो वो इन्वर्टर वाले एसी आ गए हैं उसके अंदर इनबिल्ट होता है, पहले तो फ्रिज भी आते थे ऐसे जिसके अंदर की स्टेबलाइजर की, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टेबलाइज करते थे, जरूरत होती थी। तो अगर कोई ऐसा पार्ट आपको लगाना पड़ा है या फिर कोई ऐसा खर्चा करना पड़ा है, तो वो भी उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसको लिख लीजिए, अदर एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन ऑफ एसेट। वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा किसी तरीके के अगर हमारे को कुछ डिस्काउंट वगैरह मिले तो वो क्या हो जाने चाहिए सर, लेस हो जाने चाहिए, है ना। देखो ये तो दिमाग काम करता है हमारा। ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, तो ये है हमारे पास में क्या, कॉस्ट ऑफ परचेज, हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, ओके, कोई शक, ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है जी, अच्छा जी, और तो हमने अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल पोजीशन ऑफ एसेट लिखा है, हाँ जी हाँ जी, उसमें और अदर कॉस्ट इनकर्ड वाले ब्रिंग इट टू करंट कंडीशन में क्या फर्क होगा फिर? देखो ये तो एक ऐसा पार्ट है जो कि उसके अंदर मर्ज करके ही, क्या नाम है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया स्टेबलाइजर का, और वहां पे है कि कोई जैसे कि हमारे को कोई लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, अदर कॉस्ट के अंदर वो भी आ सकते हैं। मतलब ऐसा मत करना कि एक खर्चे को एक जगह ले लिया, जरूरी नहीं है। वहां पे मैंने क्या बोला था कि एक्स्ट्रा डिजाइनिंग वगैरह अगर करनी पड़ी आपको, बनने के बाद के खर्चे हैं वो, कि उसको सेलेबल टू मार्केट करने में जरूरी है कि उसकी कोई पैकिंग करनी है या फिर कोई उसका डिजाइन चेंज करना है। एडवर्टीजमेंट इंक्लूड नहीं होता, वो इनडायरेक्ट होते हैं, वो ओवरहेड्स होते हैं, उसका नंबर भी आएगा, लेकिन उसको सेलेबल टू मार्केट करने के लिए है ना। अगर कोई चीज है, जैसे मान लो आपने कोई क्या नाम है, टबैको लीव्स उगाई हैं, तो उसकी बीड़ी बनाने जा रहे हो, तो बीड़ी बन ही नहीं सकती बिल्कुल भी अगर उसको आप सुखाओगे नहीं पत्तियों को। हरी बीड़ी कभी पिया आज तक आप लोगों ने? कैसी भी नहीं पी। चलो पीते हुए देखा तो होगा ना लोगों को, तो वो सड़ी हुई पत्तियों से ही बनते हैं, तो वो उसका एक ऐसा खर्चा है जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बस आप ये ध्यान रखना,
चाहे आप कन्वर्जन कॉस्ट में लो चाहे अदर कॉस्ट में लो, एक जगह एक खर्चे को ले लिया तो दोबारा मत ले लेना फिर। अच्छा अच्छा, मैं चाहूंगा कि ना आप इसके अंदर ना एक पॉइंट ऐसे लिख लें, इसके अंदर एक पॉइंट ऐसे लिख ले, आईटीसी ऐसे लिख लो, आईटीसी अवेलेबल देन नॉट टू बी इंक्लूडेड। देन नॉट टू बी इंक्लूडेड। ओके ठीक। अच्छा जी, अब देखो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या आता है, ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। देखिएगा जी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर हमारे पास में इसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में बांटा। ठीक, और बातें मत कीजिए प्लीज। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों में बांट सकते हैं। ठीक है जी। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है जी, जो कि हमारे पास में डायरेक्ट लेबर वगैरह है। ठीक है ना, तो आप इसमें लिख लीजिए डायरेक्ट लेबर, जैसे कि होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम फर्दर दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। मतलब मालूम है दोनों का। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि हमारा रेंट वगैरह होता है। और वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से घटते या बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना, तो दो तरह के ये खर्चे हमारे पास में होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। अच्छा जी, तो एक बात सुनो मेरी, कि अगर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है, अगर वो एक्चुअल प्रोडक्शन से ज्यादा है, आप लिखिए पहले इसको, चलिए इसको थोड़ा सा इधर करते हैं और लिखते हैं, इफ एक्चुअल प्रोडक्शन if actual production is more than normal capacity, तो हमें कॉस्ट क्या मानना है जी इन्वेंट्री का, यूज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक,
यानी कि मैं कहता हूं कि आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो कितना हुआ, आपकी कैपेसिटी थी 500 यूनिट बनाने की, और 1 यूनिट बनाने में 10 रुपए लगते हैं मान लो, ठीक है। आपकी नॉर्मल कैपेसिटी थी, इसको लिखना मत, 500 यूनिट बनाने की, आपने इसको बना दिया कितना, 700 यूनिट मान लो बना दिया। सर कैपेसिटी से ज्यादा बन सकता है क्या? अरे बन सकता है ना, छोड़ो इस चीज को, अगर बना दिया तो। सांभर वालों को नहीं देखा, 300 बंदों का सांभर बनाते हैं और 500 लोगों को खिला देते हैं पानी डाल डाल करके। अच्छा खैर, तो तुम्हारे अगर 10 रुपए लगते हैं 1 यूनिट को बनाने में, तो तुम्हारी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? तो तुम्हारी कॉस्ट मानी जाएगी 700 × 10, सिंपल, ठीक है। और अगर इसका उल्टा हो तो तुम्हारे सामने ही है कि भाई फिर हम क्या मान लेंगे कि एक्चुअल कैपेसिटी जितना बनाने में आया, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है ना, इसलिए। तो इसमें मैं लिखता हूं दूसरा केस, मुझे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, लिखना तो तुम्हें पड़ेगा। तो ये जो है केस 1 नाम से डाल लो, और ये क्या है, केस 2 के नाम से डाल दो। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक्चुअल प्रोडक्शन को नॉर्मल कैपेसिटी से छोटा कर दिया, तो नॉर्मल कैपेसिटी इज अवर कॉस्ट, ठीक है, कोई शक? तो क्या हम कह सकते हैं फिक्स्ड ओवर हेड रिकवरी रेट का, हम कह सकते हैं ऐसा कि फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट, फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट क्या होगा? सर टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है जी, डिवाइड बाय नॉर्मल और एक्चुअल, विच एवर इज हायर, नॉर्मल और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। अभी लिख करके रख लो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो पक्का समझ में आ जाएगा। वैसे मैं तुम्हें समझा देता हूं, छोटी सी बात है। मान लो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड है कितने, 70,000, हमारी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी, 500 यूनिट नॉर्मल, और एक्चुअल कितनी है, 700। तो हमने एक्चुअल बनाए होंगे ना, तो हम इस 70,000 को किस में डिवाइड कर सकते हैं जी, 700 में, है ना। और अगर ये 70,000 के फिक्स्ड एक्सपेंस हैं, हमने बनाए हैं एक्चुअल में 300 लेकिन बना सकते थे 500, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, 500 लेंगे, सिंपल। तो पर यूनिट कॉस्ट मुझे निकल करके आ जाएगी, बस सिंपल है। तो इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस अभी तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बेस पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से थे हमारे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। और वेरिएबल में क्या होना चाहिए, अब अपने मन से पूछो, सर वेरिएबल में ऐसा कोई सीन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल तो सेल्स के साथ में या प्रोडक्शन के साथ में घटते बढ़ते रहते हैं। तो यूज नॉर्मल कैपेसिटी, सॉरी एक्चुअल एक्चुअल वेरिएबल में, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है ही नहीं, तो हम एक्चुअली लेंगे, ठीक, कोई शक? ये लो जी, ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का, जो कि अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक, सिंपल है। अच्छा जी, चलो फिर एक काम करते हैं, अब इतनी बातें हमने समझी हैं
और आप लोगों को अगर समझ में आई है तो थोड़ा सा एक छोटे छोटे प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है ना? ओके, अच्छा देखो पहले मेरे को एक बात बताओ, एग्जाम्पल ही है, प्रैक्टिकल क्या है, इसको एग्जाम्पल के वे में ही मानना। अभी तक जितनी भी हमने बात समझी है क्या, कि मेरे पास में है ना दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, मेरे पास है प्रोडक्ट ए एंड बी, ठीक है जी। और ए और बी आइटम का डाटा जो है वो इस तरीके से है कि इनकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है और जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो इन तरीके से है कि 30 रुपए, इसकी 40 रुपए, और 45 रुपए, और 33 रुपए, यानी कि ये बताओ कितने कितने में बिक सकता है, बोलो जी बताइए। इनकी वैल्यू क्या लूं मैं, वैल्यू क्या लूं इनकी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री करते समय विच एवर इज लोअर, यानी कि यहां मैं ले सकता हूं 30 और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं 33। तो टोटल मेरे पास में वैल्यू इन्वेंट्री की कितनी हो गई 63, ठीक है ना? ओके, याद रहेगा। तो ये ओके है, इसके साथ ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। इधर देखो, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, इसका जोड़ 78 है और इसका जोड़ 70 है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि विच एवर इज लोअर, इन दोनों का लोअर 70 है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? नहीं सर, ये क्रॉस लगा दो, लिख करके क्रॉस लगाओ, ऐसे नहीं करना। सर ये आप ऐसे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मैं, क्योंकि तुम्हें ना इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं एग्जाम में, क्या पूछेगा वो, भाई तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या बोला कि तुम ज्वाइंट करके बातों को ही पता करो, या फिर ये बोला कि इंडिविजुअली पता करो। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमें इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू और हिस्टोरिकल कॉस्ट दोनों को अलग अलग सेपरेटली देखना है, ना कि जोड़ करके देखना है। तो आपको अब जब पेपर जब क्वेश्चन करेंगे ना तो वो छोटे छोटे प्रैक्टिकल में वो क्या बोलेगा, कहता कंपनी ने ना दोनों की कॉस्ट को जोड़ करके और क्या नाम है अमाउंट दिया हुआ है, तो आप उसको कहेंगे नहीं जी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का वायलेशन है, हम ऐसा करना बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा करना कानूनन अपराध है, ठीक है ना? कहने का मतलब, अरे मतलब ये मत लिखना कानूनन अपराध है, लेकिन उसको ना फिर आप लोग करके दिखाना कि नहीं सर इसका 70 नहीं आना चाहिए 63 आना चाहिए, क्योंकि हम सबको इंडिविजुअली फॉलो करते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, इन्वेंट्री लिख लो जी, इस चीज को लिख लो, नोट को। इससे हमने क्या सीखा, क्या शिक्षा ली इससे हमने, नोट क्या लिख लें हम, इन्वेंट्री शुड बी, कृपया लिखिए, इन्वेंट्रीज शुड बी written down to, written down to normal net realizable value on an item by item basis, यानी कि इंडिविजुअली, ठीक है जी, एंड नॉट ऑन ग्लोबल बेसिस, ठीक है? ओके, अच्छा जी।